हूं दीपाली राणा, आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री और आज हम फोकस करेंगे राइस पर। दरअसल देश में चावल की बढ़ती कीमतों पर जल्द लगाम लग सकती है। सूत्रों के मुताबिक जो इन्फॉर्मेशन मिली है, सरकार नॉन बासमती चावल के एक्सपोर्ट को बैन करने पर विचार कर रही है। इसका घरेलू और इंटरनेशनल मार्केट्स पर क्या असर होगा, कितना है देश में चावल का उत्पादन, कैसे है बुआई की मौजूदा स्थिति और इन सब पर अल नीनो को लेकर सरकार कितने तैयार है, इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ एफएल सिक्योरिटीज के वीपी अनुज गुप्ता, जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के वीपी जय पुरोहित और ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के फॉर्मर प्रेसिडेंट विजय सेठिया हमारे साथ मौजूद हैं। सभी का स्वागत है शो में। विजय जी, पहले तो समझना चाहेंगे, अब जो ये अटकलें शुरू हो गई हैं कि राइस एक्सपोर्ट्स को बैन किया जा सकता है, ये कोई छोटी डेवलपमेंट नहीं होगी अगर होती है तो, क्योंकि 80% एक्सपोर्ट इंडिया से होता है राइस। दूसरी तरफ ऑलरेडी अगर हम देखें तो चिंताएं थोड़ी सी राइस मार्केट में हावी थी। अल नीनो को लेकर थोड़ी सी टेंशन, थोड़ी सी क्रॉप डैमेज को लेकर टेंशन। तो फिलहाल ऐसी क्या अवेलेबिलिटी या सप्लाईज को लेकर चिंता है कि ये डिसीजन लेने के बारे में सरकार सोच रही है? ऐसा है कि सरकार का ये फैसला गलत हो जाएगा। इसका कारण ये है कि जो हम देख रहे हैं कि 20% प्राइस चावल का बढ़ गया, जिसका आपने अभी जिक्र किया, वो कौन सा चावल है? ये चावल वो है जो सरकार पहले फ्री बांट रही थी। अब सरकार ने कह दिया कि वो एक फिक्स प्राइस है 31 रुपीज, उस पे बेचेगी। और जब फ्री राइस की अवेलेबिलिटी खत्म हुई मार्केट से, एकदम से मार्केट में प्राइस बढ़ गया। ये जो पीडीएस क्वालिटी से मिलता जुलता चावल मार्केट में 22-23 रुपए बिक रहा था। मैंने लास्ट टाइम भी आपके यहाँ से बोला था कि वो 28-29 के आसपास बिक रहा है, क्योंकि वो 28 में मार्केट में अवेलेबल है। तो एफसीआई का चावल 31 में अभी नहीं बिकेगा। इंडिया में 31 एक बैरियर बन गया है। इंडिया में इसके आगे प्राइस नहीं बढ़ेगा। ये करेक्शन थी जो हो गई है। और जहां तक अपने सोइंग के बारे में बात की, तो ये बात ठीक है कि पिछले साल से 8% के करीब सोइंग कम के आंकड़े अभी तक आ रहे हैं, लेकिन सोइंग अभी भी चल रही है। बरसात ठीक है, कुछ जगह पे लेट हुई है। मेरा ख्याल है कि जो भरपाई है कुछ और हो जाएगी, इतनी कमी नहीं आएगी। अच्छा, जहां पे बरसात अच्छी हो जाए वहां पे किसान को यील्ड अच्छी मिलती है, और फ्लड भी जहां आए हैं वहां पे मानना पड़ेगा कि कुछ नुकसान होगा। लेकिन धान के पौधे की एक खूबी है कि पानी के अंदर 2 दिन रहने के बाद अगर ये वापस निकल आता है तो भी इस पे फसल पूरी आ जाती है। इसलिए नुकसान तो किसान का है, लेकिन ये कहना कि भाई इंडिया में शॉर्टेज आएगी राइस की, ऐसा कुछ नहीं है। एक चीज और है, मैं जो कहना चाहूंगा, गवर्नमेंट उस पर भी ध्यान दे सकती है। जी विजय, बोलिए कि गवर्नमेंट ने 20% ड्यूटी लगाई हुई है नॉन बासमती राइस के ऊपर। ठीक है, नॉन बासमती राइस इंडिया से $300 में भी एक्सपोर्ट होता रहा है, और दूसरी तरफ $700 में भी नॉन बासमती है। तो यहाँ पे 20% लगाने से $700 वाली मार्केट जो है वो स्पॉइल हो रही है। गवर्नमेंट को अपनी ड्यूटी जो जैसे पहले होती थी कि $100 लगेंगे या $50 लगेंगे या $125 लगेंगे, इस तरह से एक फिक्स ड्यूटी लगानी चाहिए कि कोई भी वैरायटी हो, फिर लोग हेरा फेरी नहीं कर पाएंगे। अभी तो क्या है कि नॉन बासमती पे 20% है, पारबॉइल्ड पे नहीं है, बासमती पे नहीं है। तो ये एक रास्ता खुलता है जिसको गवर्नमेंट करेक्ट कर सकती है। और एक्सपोर्ट डेफिनेटली जब से गवर्नमेंट, अच्छा विजय जी, मैं जी मतलब फ्री राइस, मैं एक समझना चाह जी फ्री, ठीक है। विजय जी, मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ यहाँ पर। आपने कहा कि पिछले साल के मुकाबले सोइंग कम है, बट इतनी चिंता नहीं है। मैं प्राइसेस पर भी आऊंगी, लेकिन पहले मैं ये समझना चाहती हूँ, अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें तो कितना प्रोडक्शन ऊपर नीचे रह सकता है? दूसरी बात, अगर अल नीनो का जो रिस्क हम देख रहे हैं या जो एक्सपेक्टेड है, एंटिसिपेटेड, अगर अल नीनो का रिस्क को भी ध्यान में रखें तो पिछले साल के मुकाबले ओवरऑल जो प्रोडक्शन नंबर्स है वो कहाँ स्टैंड कर सकते हैं एक अंदाजे के हिसाब से? ऐसा है कि ये अल नीनो का जिस तरह से अफेक्ट की बात थी कि भाई कहीं बारिश होगी नहीं या कहीं बहुत ज्यादा हो जाएगी, और बाद में ये आया कि ये वाइड स्प्रेड रेंज रहेंगी, इंटरवल्स पे आएंगी। अभी तक तो जहां पे बारिश आई है बहुत ज्यादा आई है। अगर बारिश रुक रुक के आती रही और फार्मर को ज्यादा ग्राउंड वाटर या आपको नदी के पानी पे डिपेंड ना करना पड़ा,
तो चावल की अगर 8% भी सोइंग कम होती है, अगर ये मान लें 8% भी कम होती है, जो होने नहीं वाली, फिर भी मेरा मानना है कि अच्छे सीड फार्मर पहले से हर साल इम्प्रूव कर रहा है, हमारी क्रॉप ऑलमोस्ट लास्ट ईयर के बराबर ही आ सकती है। यील्ड अच्छी आएगी, जितने सीड अच्छे बिक रहे हैं, जितना फार्मर कॉन्शियस हो चुका है, और जितनी उसकी इनपुट कॉस्ट है वो रिजल्ट लेता है और आएंगे। जी ओके अच्छा, प्राइसेस पर आ जाते हैं। अगर हम पिछले 10-15 दिनों की ट्रेंड देखें तो डोमेस्टिक मार्केट में 20% के ऊपर प्राइसेस गए हैं। तो ये प्राइसेस क्या सिर्फ क्रॉप डैमेज अल नीनो के डर की वजह से गए हैं या कुछ और भी कारण है? दूसरी तरफ अब ऐसा माना जा रहा है कि सरकार प्रिकॉशनरी मेजर ले रही है, इलेक्शन से पहले इन्फ्लेशन ना बढ़े, और इसीलिए ये विचार कर रही है कि एक्सपोर्ट को बैन कर दिया जाए। लेकिन अगर एक्सपोर्ट बैन होता है तो क्या एज आउट होंगे थोड़े से प्राइसेस डोमेस्टिक मार्केट में? अगर हाँ तो कितना, या क्या प्राइसेस का ट्रेंड आप देख रहे हैं? देखिए, इंडिया का एक्सपोर्ट पिछले 2 साल में नॉन बासमती का काफी ज्यादा बढ़ा। हम 18-19 मिलियन टन के आसपास नॉन बासमती का ही एक्सपोर्ट करने लग गए, जो 10-11 मिलियन के आगे नहीं था। उस पीरियड में आपने इंडिया में 80 करोड़ पॉपुलेशन को फ्री राइस डिस्ट्रीब्यूट किया 5 kg के हिसाब से। उसमें से कितना टारगेट पे गया और कितना मार्केट में गया, उतने प्राइसेस को 20-21-22 रुपए की रेंज पे ले आया। आपकी फार्मर की पैडी की एमएसपी 20 रुपए और चावल बिके 22 रुपए, कोई पैरिटी नहीं थी। तो ये एक रिकॉर्ड है। तो जब से गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि फ्री राइस आगे नहीं मिलेगा और आपको 31 रुपीज में खरीदना पड़ेगा, तो उस क्वालिटी का चावल आज 28 रुपए बिक रहा है, क्योंकि ऊपर वाली साइड पे गवर्नमेंट ने 31 रुपीज का कैप लगा दिया है। तो इसलिए ये रेट और नहीं बढ़ेगा। वो वही इफेक्ट हमें दिख रहा है, जिससे अगर हम समझे कि मार्केट ऊपर चली गई है, वो ऐसा नहीं है। लोगों की जो मार्केट में चावल सरकार से लेके मार्केट में डंप करने की आदत बन रही थी, वो खत्म हो गई। वो सप्लाई चेन करेक्शन हो रही है, उसमें कोई गलत नहीं हो रहा और रेट नहीं बढ़ने वाले इससे ज्यादा। मैं इसकी एग्जांपल यही दे सकता हूँ कि अभी कुछ साठी राइस पैडी मार्केट में आई है, 1509 और एक अंगूरी नाम की वैरायटी है। तो उसके प्राइसेस एज कंपेयर टू लास्ट ईयर अभी 20% कम हो गए। अभी तो थोड़ी सी पैडी आई है। तो मेन क्रॉप पे मैं समझता हूँ रेट नहीं बढ़ेंगे, इंडिया कंफर्टेबल रहेगा। एक्सपोर्ट मार्केट के अंदर अगर गवर्नमेंट एक्सपोर्ट कम करना चाहती है तो इसको जो जो इन्होंने 20% लगाया हुआ अपना टैक्स, उसको ये फिक्स कर दे कि हमने 100 लेना है या 125 लेना है या 75 लेना, व्हाटसोएवर दे फील वेयर दे आर कंफर्टेबल। और उससे क्या है कि ये मिस डिक्लेरेशन और जो भी पॉसिबिलिटी होती हैं उनको भी गवर्नमेंट प्लग करे, और प्लग करना चाहिए। इंडिया में प्राइस नहीं बढ़ेंगे और टॉप भी नहीं कोई घटने का चांस, ऐसा कुछ नहीं लगता। ट्रेड सर्कल में यही व्यू है सबका। जी अच्छा, यानी भाव यहाँ से बढ़ेंगे भी नहीं और कोई खास घटेंगे भी नहीं, आप मान रहे हैं? अच्छा, एक फाइनल चीज और आपसे पूछना चाहती हूँ। नहीं बढ़ेंगे। जी बोलिए। जी रिपीट करना अपना क्वेश्चन। अच्छा विजय जी, एक चीज फाइनल क्वेश्चन, मैं विजय जी ये समझने की कोशिश कर रही थी, आप ये कह रहे हैं कि बिल्कुल वही कि आप यहाँ से भाव ना तो बढ़ते हुए देख रहे हैं ना घटते हुए देख रहे हैं, अगर आप ये कह रहे हैं। दूसरी तरफ मैं एक चीज और आपसे पूछना चाहती हूँ, अब अगर एक्सपोर्ट बैन होता है मान लीजिए, तो क्या प्राइसेस यहाँ से कम होंगे? अगर हाँ तो कितना? दूसरी बात, अगर एक्सपोर्ट बैन होता है तो एक्सपेक्टेशंस या फिर आशंका तो है कि ग्लोबल मार्केट में प्राइसेस बढ़ेंगे, क्योंकि इंडिया का काफी बड़ा रोल है एक्सपोर्ट्स में। तो ये सिचुएशन कैसी रहेगी कि ग्लोबल मार्केट में प्राइसेस बढ़ रहे हैं, डोमेस्टिक मार्केट में प्राइसेस हल्के हो रहे हैं? क्या ये पॉसिबिलिटी लगती है? हाँ, एक्सपोर्ट मार्केट में देखिए एक कारण बन सकता है कि जैसे यूक्रेन में वीट की क्रॉप कम है इस बार, ठीक है, और उसकी भरपाई करने के लिए अगर कुछ जगह पे लोगों को वीट की जगह राइस, मतलब आफ्टर ऑल हर आदमी को अपनी जरूरत पूरी करनी है, तो वो एक कारण बनता है। अदरवाइज जो इंडियन पॉलिसीज हैं उसके हिसाब से अब एक्सपोर्ट नॉन बासमती का बढ़ नहीं पाएगा। चाइना का ब्रोकन आपने बंद कर दिया, बाकी कंट्रीज भी आपने ब्रोकन एक्सपोर्ट बंद किया हुआ है, सिर्फ 2-3 फ्रेंडली कंट्रीज के लिए लिमिटेड क्वांटिटी आप एक्सपोर्ट कर रहे हो। तो ऐसा नहीं है, सिर्फ
जब ये बात आती है ना कि मार्केट में शॉर्टेज होने का चांस है, तो ये थोड़ा सा साइकोलॉजिकल, या आप मान लो कि डिस्ट्रप्शन आ गई मार्केट में, मूवमेंट ऑफ गुड्स स्लो हो गई, या होर्डिंग की तरफ लोगों का ध्यान चला जाता है कि शायद रेट बढ़ जाए। ऐसा कुछ नहीं है। प्राइसेस इंडिया में ज्यादा बढ़ने का कोई चांस नहीं है। नई क्रॉप आने पे प्राइसेस सॉफ्ट हो जाएंगे, कोई ज्यादा ऊपर जाने वाला चांस नहीं है। ठीक है, एक्सपोर्ट वाला फ्रंट है जो आपने पहले एक खुद ही ऐसा रास्ता बना लिया कि इंडिया में कोई भी चीज फ्री दो, लोग उसकी वैल्यू नहीं करते। और गवर्नमेंट ने तो लोगों की भलाई करी थी, लेकिन उसमें से भी चावल अगर बाहर चला गया तो गलत हुआ है। तो अब जो करेक्शन है गवर्नमेंट ने किया, उससे फायदा ही मिलेगा। इंडिया की मार्केट स्टेबलाइज होएगी और जो भी एक्सपोर्ट होगा वो फेयर प्राइस पे होगा, सही रियलाइजेशन होगी। इंडिया का राइस 20% टैक्स लगने के बाद भी अगर एक्सपोर्ट हुआ है तो इट प्रूव्स कि इंडियन एक्सपोर्टर्स अपनी प्रोडक्ट को सही प्राइस पे एक्सपोर्ट नहीं कर रहे थे। गवर्नमेंट ने उसकी करेक्शन की है, तो करेक्शन करना गवर्नमेंट का काम जी। अच्छा, एक लास्ट चीज और विजय जी, अगर हम एक्सपोर्ट के नंबर्स देखें तो किस तरीके के ट्रेंड्स रीसेंट टाइम्स में रहे हैं एक्सपोर्ट के? पिछले साल ओवरऑल हमने कितना एक्सपोर्ट किया था? पिछले साल देखिए, बासमती और नॉन बासमती मिला के हमने कोई 23 मिलियन टन के आसपास एक्सपोर्ट किया है। ठीक है, और जिस पॉलिसी को गवर्नमेंट ने अब लिया है तो उसके अंदर मेरा मानना है कि ये नॉन बासमती का एक्सपोर्ट अपने आप 2-3 मिलियन टन कम हो जाएगा। ये 31 रुपीज का जो प्राइस, जिसपे कोई भी चावल गवर्नमेंट का नहीं बिका, दैट इज ए क्लियर इंडिकेटर कि अब वो मार्केट करेक्शन होएगी। या तो इंडिया से राइस हायर प्राइस पे एक्सपोर्ट होगा, हायर प्राइस पे अगर बायर सपोर्ट नहीं करेगा तो इंडियन मार्केट में अवेलेबिलिटी अच्छी बनी रहेगी। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ कोई शॉर्टेज आएगी। एफसीआई के पास बहुत अच्छा स्टॉक है, जिसकी वो मार्केट में इंटरवेंशन और भी 2 रुपए कम करके कर सकती है जी। ओके, तो सप्लाईज को लेकर चिंता नहीं है, भाव यहाँ से ऊपर नहीं जाएंगे, यही आकलन है। थोड़े हल्के ही हो सकते हैं, लेकिन बहुत गिरावट की भी प्राइसेस में एक्सपेक्टेशंस नहीं है। अनुज, आपका व्यू क्या है प्राइसेस पे? पूरा कन्वर्सेशन आपने सुना फंडामेंटल फ्रंट पे विजय जी के साथ। अब प्राइसेस पर आपका आउटलुक क्या है इन लेवल से? दीपाली जी, अगर हम देखें तो पिछले कुछ दिनों में हमने उठा पटक आते हुए देखे, हालांकि भाव थोड़े से ऊपर की तरफ ही आते हुए दिखाई दिए। और अगर हम डोमेस्टिक रीजंस की बात करें तो जिस तरीके से हम हरियाणा के काफी एरिया में फ्लक्चुएशन देख रहे हैं, तो एक्सपेक्टेड है कि जो सोइंग एक्टिविटी थोड़ी सी डिले हो सकती है, क्योंकि अब इस टाइम पे हम देखते हैं जनरली किसान सोइंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अभी थोड़ा सा टाइम जो है वो हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत डिले हो सकता है। तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत जो भावों में तेजी है वो यहाँ पे बरकरार रह सकती है। हालांकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बार अगेन हम बम्पर क्रॉप देख सकते हैं चावल की, राइस की, और मुझे लगता है कि उससे काफी हद तक आपको आगे प्राइस कंट्रोल होते हुए दिखाई देंगे। तो अगर हम अराइवल तक बात करें, जो कि आपके अक्टूबर नवंबर में अराइवल आनी स्टार्ट होती है, तो उस टाइम पे मुझे लगता है कि भाव कंट्रोल में रहेंगे। मगर तब तक हो सकता है कि एक शॉर्ट टर्म में भावों में थोड़ा बहुत उछाल देखने को मिले। और हम ये भी देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो एक्सपोर्ट डिमांड है वो भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, तो उससे भी काफी हद तक भाव थोड़े सपोर्ट लेते हुए दिखाई दे रहा है। तो मेरा व्यू वेरी शॉर्ट टर्म के लिए है कि मुझे लगता है कि छोटी अवधि में भावों में एक उछाल आ सकता है आने वाले 2 या 3 महीनों में। बट हाँ, जैसे ही नई क्रॉप की अराइवल स्टार्ट होगी, क्योंकि हम बम्पर क्रॉप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बार किसानों की तरफ से भी, और जो सोइंग एरिया है वो भी यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है, तो मेरे हिसाब से तब भावों में कुछ कंट्रोल रहेगा। मगर फिलहाल अभी वेरी शॉर्ट टर्म के लिए भावों में अभी एक उछाल देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए, तो ये रहा प्राइसेस पर एक आउटलुक अनुज की तरफ से। विजय जी, शुक्रिया आपका अपने कमेंट्स, अपने व्यूज शेयर करने के लिए। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के साथ फोकस करेंगे स्ट्रैटेजीज पर। चल वापस आते हैं। आप दे रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री। जय पुरोहित और अनुज गुप्ता हमारे साथ मौजूद है। पहले कॉल्स ले लेते हैं, उसके बाद बाकी कमोडिटीज पर करेंगे बातचीत। जय, बताइए पहले तो आपकी ट्रेडिंग कॉल्स। नमस्कार दीपाली जी, मुझे लग रहा है कि जो कल डेटा है उसके बाद में, जैसे कि डॉलर इंडेक्स में और यूएस बॉन्ड यील्ड्स में सेलिंग आई है और साथ ही साथ गोल्ड और सिल्वर में तेजी आई थी, वो तेजी और बरकरार रहनी चाहिए। और मुझे लग रहा है कि गोल्ड यहाँ से एक और उछाल दिखा सकता है लगभग 60,000 तक के लेवल्स के लिए। तो थोड़ा डिप में गोल्ड बाइंग करके चले। 59,100 के अराउंड एक अच्छा लेवल है जहाँ पे गोल्ड फ्यूचर्स बाइंग कर सकते हैं। 58,800 का स्टॉप लॉस रहेगा और अपसाइड में 60,000 तक के टारगेट्स हम लोग आने
आने वाले 2 से 3 दिन में देख सकते हैं। और साथ ही साथ मेरा सेकंड जो ट्रेड रहेगा वो रहेगा क्रूड में काफी टाइम के बाद में हमने देखा है कि एक रेंज ब्रेकआउट देखने के लिए मिला था और ब्रेंट ने अपना जो एक कंसोलिडेशन फेज था 7150 से 7850 वो क्रॉस करके उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ब्रेंट यहाँ से जो अपना रैली है वो लगभग $85 तक कंटिन्यू करना चाहिए और क्रूड ऑयल फ्यूचर्स में भी एक अच्छा बाउंस आ सकता है जो लगभग 6400 तक आ सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस के थ्रू मेरा ट्रेडिंग रणनीति रहेगा 6200 का जो कॉल ऑप्शन है वो लगभग 85 के करीब बाय करके चले, 30 रुपीज का स्टॉप लॉस रखे और वहां पे 170 से 220 तक के। ओके, तो गोल्ड क्रूड ये स्ट्रैटेजीज आपके लिए मिली है। अनुज, आपकी ट्रेडिंग कॉल्स क्या हैं? दीपाली जी, यहाँ पर हमने कैस्टर में अच्छा खासा मोमेंटम आते हुए देखा है, तो कैस्टर के अंदर मैं खरीदारी की सलाह देना चाहूंगा। करीबन 6050 के आसपास कैस्टर में खरीदारी करें, 5900 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट में एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ऊपर 6300 तक देखने को मिल सकता है। वहीं दूसरी तरफ हमने ग्वार के अंदर काफी अच्छा मोमेंटम आते हुए देखा है और मुझे लगता है कि ग्वार में अगेन एक तेजी देखने को मिल सकती है। हमने कॉन्ट्रैक्ट हाई के आसपास भाव आते हुए देखे हैं, तो ग्वार के अंदर करीबन 5650 में खरीदारी करें, 5500 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट में एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 5900 तक देख सकता है। तो मोमेंटम पॉजिटिव है। एग्रीकल्चर साइड में हमें लगता है कि शॉर्ट टर्म के लिए एक तेजी का कंटिन्यू ट्रेंड रह सकता है, तो कैस्टर और ग्वार दोनों में खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। ओके, चलिए, तो ग्वार सीड और कैस्टर में खरीदारी का ट्रेड आपको रिकमेंड किया गया। बात बेस मेटल पैक की कर लेते हैं, जहां पर थोड़ा सा एक्शन तेजी की तरफ आते हुए दिखाई दिया है। ओवरऑल बेस मेटल पैक यहां से कैसा लग रहा है जय आपको, और अगर ट्रेड लेना हो तो किस बेस मेटल पर आपका कन्विक्शन है? देखिए, बेस मेटल्स में यहाँ से और उछाल कंटिन्यू होना चाहिए। काफी टाइम के मंदी के बाद में एक बाइंग मोमेंटम लास्ट 2 दिन से देखने के लिए मिलता है, तो मुझे लगता है ये कंटिन्यू होना चाहिए। और यहाँ पे अगर बेस्ट फिट लेना तो जिंक में ज्यादा बेटर है। 18 से 219 में जिंक फ्यूचर बाय करके चलते हैं, 225 से 226 का टारगेट और नीचे में 216 का स्टॉप लॉस। ठीक है, बेस मेटल से कॉपर पर आपकी राय क्या है अनुज? देखिए, पिछले हमने एक हफ्ते में अच्छी रिकवरी कॉपर में आते हुए देखी है। जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स जो है वो 15 महीने के लो पर आता हुआ दिखाई दिया है। इनफैक्ट काफी टाइम के बाद ये 100 के नीचे आया, करीबन 99.80, तो इंडिकेशन ये है कि उससे काफी हद तक बाकी एसेट क्लास में अच्छा मोमेंटम आ सकता है। तो उसके चलते हमने देखा है कि बेस मेटल में अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। तो कॉपर मुझे लगता है कि खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। करीबन 730 के आसपास के लेवल्स मिले तो खरीदारी करें, 724 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 737 से लेकर 740 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। साथ में हमने देखा है कि लेड के अंदर एक अच्छा मोमेंटम कल देखा है, तो लेड भी मुझे लगता है खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। 190 तक का टारगेट में एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि लेड में देखने को मिल सकता है। ओके, तो लेड में एक ट्रेड ले सकते हैं, 182 के आसपास फिलहाल कारोबार कर रहा है। अच्छा, स्पाइसेस के पैक पर क्या राय है अनुज? जब आपकी जीरे में तो प्रॉफिट टेकिंग है, लेकिन टर्मरिक अपनी स्ट्रेंथ को छोड़ नहीं रहा है। देखिए, जीरा में डेफिनेटली थोड़ा सा हायर लेवल पे गया था। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 60,000 के आसपास भाव आए तो वो आते हुए दिखाई दिए थे, बट उसके बावजूद जो वॉल्यूम है वो टर्मरिक और कोरिएंडर में शिफ्ट होता हुआ दिखाई दिया। और हमने देखा कोरिएंडर और टर्मरिक में अच्छा मोमेंटम है। हमने देखा रिसेंटली टर्मरिक ने करीबन 11,500 का हाई बनाया है, कोरिएंडर भी करीबन 6,900 के आसपास है। तो मुझे लगता है कि जीरे के अंदर अभी भी एक अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी है। अगर ये नीचे आपको 56,000 तक मिलता है तो वहां पे खरीदारी का ट्रेड बनाना चाहिए। वहां से अगेन हम एक बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। टर्मरिक की अगर बात करें तो 11,300 11,000 के आसपास के लेवल्स रहते हैं, तो वहां खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। ऊपर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 11,800 तक के लेवल टर्मरिक में आ सकते हैं। तो मसालों में भी ट्रेंड पॉजिटिव है, थोड़ा लोअर लेवल का वेट करें, खरीदारी का ट्रेड वहां देखने को मिल सकता है। ओके, चलिए, तो ये स्ट्रैटेजी रही स्पाइसेस पर। शो को समेटने का वक्त है। शुक्रिया जय और अनुज आप दोनों का ही आने के लिए शो में और अपने व्यू सभी कमोडिटीज पर देने के लिए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर भी खबर जारी CNBC आवाज पर। नमस्कार।